Assalamu alaikum and welcome everyone to the introduction class of the ACCA paper Financial Reporting जिसे FR या previously इसको F7 भी कहा जाता था। मेरा नाम ज़िया राना है और मैं पिछले तकरीबन कोई 10 साल के अरसे से ACCA के डिफरेंट पेपर्स पढ़ा रहा हूँ जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यूके टैक्सेशन, एडवांस टैक्सेशन, तो ये तमाम पेपर्स मैं पिछले कोई 10 साल के अरसे से पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ-साथ मैंने केपीएमजी में काम किया, वहाँ पे मेरा तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 साल का अरसा मैंने केपीएमजी टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया। अ, देखें कोई भी पेपर आप जब पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें आपको कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाई यू आर स्टडीइंग दिस पेपर। सो आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम जो एजेंडा है हमारा, वो बेसिकली यही चीज़ डिस्कस करना है कि हमारा सिलेबस एरियाज़ क्या हैं, पेपर किस तरीके से एग्ज़ामिन होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका रिज़ल्ट कब आता है, तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज वन बाय वन करके मैं आपको गाइड करता हुआ चलूँगा। अगर मैं इस पेपर की सबसे पहले एक रिलेशनल डायग्राम आपके सामने दिखाऊँ, तो देखें जो एफडी स्टूडेंट्स होते हैं, जो एफआईए के रूट से एसीसीए में आ रहे होते हैं, उन्होंने बेसिक कुछ पेपर्स पढ़े होते हैं जिसमें एफए1 है, एफए2 है, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसी की सीक्वेंस में जो नेक्स्ट पेपर है, अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है। अब यहाँ पे इस पेपर में हम अकाउंटिंग नहीं सीखेंगे बल्कि अकाउंटिंग की बेस पे आगे रिपोर्टिंग किस किस तरीके से की जाती है, वो बेसिकली इस पेपर का ऑब्जेक्टिव है कि एक बिजनेस, एक एंटिटी, एक कंपनी अपनी रिपोर्ट्स, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स किस तरीके से बनाती है और पब्लिश करती है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या काम करने के हैं, ये तमाम बात आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एफआर के पेपर में आपको नॉलेज जो बेसिकली चाहिए होता है, वो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नॉलेज चाहिए होता है। देन आप F4 में पढ़ते हैं अबाउट कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, कंपनी क्या चीज है, आर्टिफिशियल पर्सन है, किस तरह इनकॉर्पोरेट होती है, ये तमाम बात आप जो आपका LW पेपर है लॉ का, या F4, इसमें आप सीखते हो। फिर इसी के बेस पे हमारे पास हम सीखेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इस पेपर का लिया हुआ नॉलेज हमारे पास अगले नेक्स्ट पेपर डबल ए में ऑडिट एंड इंश्योरेंस में भी काम आएगा, एसबीएल में भी काम आएगा, एंड इसके अलावा जो मेन इसका जो लिंक है दैट इज एडवांस रिपोर्टिंग, जिसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग कहा जाता है। तो बेसिकली आप जो एफआर का नॉलेज ले रहे होंगे वो पूरे का पूरा आपका एसबीआर के पेपर में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन साथ के साथ में इन्हीं फाइनेंशियल्स का ऑडिट किया जा रहा होता है, तो इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले हम बनाना सीखेंगे, देन उसके बाद इसकी ऑडिटिंग की बात होगी, और यहाँ का कुछ नॉलेज एसबीएल के पेपर में भी काम आ रहा होता है। तो बेसिकली जो एसीसीए के रूट से बच्चा है उसने डायरेक्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3 पढ़ा होता है, फिर वो अपने पास F7 पढ़ रहा होता है, FR पढ़ रहा होता है, देन उसके बाद ये पूरे का पूरा नॉलेज उसका जाके दोबारा से ये तमाम चीजें उसके सामने आ रही होती हैं एसबीआर के पेपर में। सो बेसिकली ये रिलेशनल डायग्राम है, इसको समझना, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि हम जो एफआर में पढ़ेंगे वो आज पेपर पास करके इसका नॉलेज यहीं रह जाएगा, आगे कहीं काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको इस रिलेशनल डायग्राम में ये समझा दिया कि इसका पेपर प्रीवियस किन पेपर से लिंक था, और एफआर का नेक्स्ट एसीसी की जर्नी में आपके सामने किस किस पेपर से लिंक बनेगा। अब जरा इसकी मजीद कुछ बात करते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है क्या चीज, एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है और इनको बनाना क्या जरूरी है, और अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है, और ये बनाई किसके लिए जा रही होती हैं। सो बेसिकली ये तमाम बात अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देन इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा पेपर फॉर्मेट क्या है, एग्जाम में किस तरीके से पेपर आता है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तमाम बात की बात हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। बट ऑन दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है क्या चीज। इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि लेट्स से एक बिजनेस है, एक कंपनी है, इस कंपनी बिजनेस को जो मेनली ऑपरेट कर रहे होते हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं डायरेक्टर्स, लेकिन इस बिजनेस में, इस कंपनी में जो पैसा लगा होता है वो इन्वेस्टर्स का होता है। इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी कह सकते हैं, या मेंबर्स भी कहा जाता है। इट मींस कि कंपनी में पैसा लगाने वाले कुछ और लोग हैं, कंपनी ऑपरेट करने वाले कुछ और लोग हैं, जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टर्स हैं, सॉरी वो शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं,
और जो कंपनी रन कर रहे हैं वो डायरेक्टर्स हैं। अब पूरे साल कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही साल के एंड में, जब इस तमाम चीज को समराइज किया जाता है, देखा जाता है, तो उसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है। तो इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, इस कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि ये कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करे। किन लोगों के लिए करे? ये इस पूरे साल की परफॉर्मेंस के लिए रिपोर्टिंग की जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेकिन ये रिपोर्टिंग मेनली की जाती है स्टेक होल्डर्स के लिए। अब आप यहां पे एक बात सोच रहे होगे कि सर आप पहले बात करें इन्वेस्टर्स की, शेयर होल्डर्स की या मेंबर्स की, लेकिन आगे आप जाके लिख रहे हैं स्टेक होल्डर्स। तो एक चीज याद रखिएगा कि कंपनी में बेशक पैसा तो इन्वेस्टर्स का है, शेयर होल्डर्स का है, लेकिन कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स कम हुए, ज्यादा हुए, पिछले साल से कंपेयर करेंगे, ये तमाम चीजों में स्टेक होल्डर्स बेसिकली इंटरेस्टेड होते हैं। अब स्टेक होल्डर्स में कौन कौन लोग होते हैं? इस स्टेक होल्डर्स में एक ही स्टेक होल्डर तो आपके पास शेयर होल्डर ही है। स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनमें एक की स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स ही हैं। देखो, स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो कंपनी बिजनेस की एक्टिविटीज से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हो। अब शेयर होल्डर कैसे अफेक्ट होंगे? अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया होगा तो इनके प्रॉफिट ज्यादा होंगे, इनको इनको डिविडेंड ज्यादा मिलने की उम्मीद होगी। अगर कंपनी लॉसेस में होगी तो इनको पता चलेगा कि यार इस दफा रिटर्न शायद कम मिले या मिले ही नहीं। तो बेसिकली शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो क्या है? रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स, कि इन्होंने जो पैसा लगाया उस पैसे पे, उस इन्वेस्टमेंट पे इनको रिटर्न यानी कि प्रॉफिट या डिविडेंड कितना मिलेगा। अब इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अनदर स्टेक होल्डर कुड बी लाइक गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट एक कंपनी की परफॉर्मेंस में क्यों इंटरेस्टेड है? गवर्नमेंट ने कोई पैसा तो नहीं लगाया, गवर्नमेंट शेयर होल्डर तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने बेसिकली प्रॉफिट्स ऑन टैक्स करना होता है, टैक्सेशन। इन प्रॉफिट्स पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना होता है। इस वजह से इन प्रॉफिट्स पे गवर्नमेंट ने लगाना होता है टैक्सेशन। तो दैट इज द रीजन गवर्नमेंट भी एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होती है। उसके लिए वो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कंपनी की क्या पोजीशन है। अगर इसके प्रॉफिट्स है तो उन प्रॉफिट्स पे कंपनी के प्रॉफिट्स पे गवर्नमेंट मेनली टैक्स लगाने के लिए इंटरेस्टेड होती है। प्लस एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट कंपनीज को कोई ग्रांट्स दे रही होती है, सब्सिडीज दे रही होती है। तो उस वजह से भी गवर्नमेंट किसी भी कंपनी बिजनेस को कोई ग्रांट सब्सिडीज देने के लिए भी उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में इंटरेस्टेड होती है कि वेदर इस कंपनी को हमें ग्रांट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कम देनी है या ज्यादा देनी है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट का सिर्फ ऑब्जेक्टिव टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट और भी रीजंस है जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि एक स्टेक होल्डर्स में अनदर स्टेक होल्डर इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो देख रही होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख रही होती है, ये डिफरेंट वजूहात की वजह से देख रही होती है, जिसमें एक दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। अगर हम फर्दर एक स्टेक होल्डर की बात करें, लेट्स से एम्प्लॉयज। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ये जस्ट मैं आपका एक माइंड मेकअप करने के लिए बता रहा हूं कुछ स्टेक होल्डर्स की एग्जांपल, जिनमें एक था शेयर होल्डर, सेकंड मैंने बात की गवर्नमेंट की, और थर्ड मैंने बात की एम्प्लॉयज की। अब इसी कंपनी का एम्प्लॉय भी अपनी ही कंपनी की परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होता है। क्यों? उसके भी कुछ डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। ये सारे के सारे बेसिकली इन स्टेक होल्डर के हम इंटरेस्ट की बात करें कि ये व्हाई डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द कंपनीज पोजीशन। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट क्या होगा? सो बेसिकली वो कंपनी की परफॉर्मेंस में क्यों इंटरेस्टेड होगा? वो चेक करना चाहेगा कि भाई इस दफा इंक्रीमेंट का कोई चांस है या नहीं है, अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा या बुरा इंक्रीमेंट मिलेगा, कम सैलरी बढ़ेगी, ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। साथ में वो इसलिए भी देख रहा होता है कि यार कोई बोनस वगैरह मिलने के चांस है कंपनी से, कोई कमीशन वगैरह मिलने के चांसेस हैं कंपनी से। प्लस इन सब से इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है एक एम्प्लॉय के प्रिस्पेक्टिव से, दैट इज जॉब सिक्योरिटी। वो सबसे पहली जो चीज चेक करेगा, अगर कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, कंपनी के हालात खराब है, तो एम्प्लॉयज को सबसे पहला डर क्या होता है कि यार हमें कंपनी से फारिग ना कर दिया जाए, हमारी जॉब ना खत्म कर दी जाए। तो बेसिकली
वो एक एम्प्लॉय के भी डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं, उन इंटरेस्ट में जॉब सिक्योरिटी प्राइमरी इंटरेस्ट है। उसके बाद वो फिर सोचेगा यार इंक्रीमेंट मिल रहा है, बोनस मिल रहा है या नहीं मिलेगा, ये तमाम चीजें डिपेंड करता है कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। सो बेसिकली मेरे दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा रही होती है, ये कंपनी के इंटरनल पर्पसेस से ज्यादा एक्सटर्नल पर्पसेस, एक्सटर्नल लोगों के लिए की जा रही होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे बात कर लो, स्टेक होल्डर में ये भी एक्सटर्नल पार्टी है जो बिजनेस रन नहीं करे, गवर्नमेंट भी एक एक्सटर्नल पार्टी है, बिजनेस रन करने वाले डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज भी ठीक है वहां पे काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये भी उस कंपनी के स्टेक होल्डर है। क्योंकि कंपनी की, मैंने आपको बहुत पहले भी डेफिनेशन बताई, स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी की एक्टिविटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हों, तो वो तमाम लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो अभी आप ये अपने माइंड में बिठा लें कि जो भी ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा रही होती है, ये नंबर्स रिपोर्टिंग की जा रही होती है, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जा रही होती है कि वेदर अ कंपनी परफॉर्म गुड और बैड इन अ ईयर। अच्छा, अब अगली चीज, अगला सवाल, क्या एक कंपनी के लिए जरूरी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में होता क्या क्या है, आगे मजीद ये भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या एक कंपनी के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाए, पब्लिश करे? आंसर इज यस। बाय लॉ एक कंपनी के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है, लाजमी है कि वो अपने एक जब साल कंप्लीट हो जाए, तो उस साल की परफॉर्मेंस को बताने के लिए वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश करे। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो अगर मैं फर्दर बात करूं कि यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में, बेसिकली तो हमने समझ लिया कि एक कंपनी, एक बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट तरह के लोग उस लिंक्ड हैं, क्योंकि वो कंपनी की एक्टिविटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। उन तमाम लोगों को हमने नाम दिया स्टेक होल्डर्स का। अब हर एक स्टेक होल्डर का अपना डिफरेंट इंटरेस्ट है, जिस इंटरेस्ट की वजह से वो एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होने का मतलब वो कंपनी के नंबर्स के बारे में जानना चाहता है। कंपनी के नंबर्स का मतलब क्या, कि कंपनी के प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, कंपनी के पास इक्विटी कितनी है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट कंपनीज परफॉर्मेंस। अब यहां पे एफआर में अगर हम मजीद बात करें, रिपोर्टिंग की जाती है बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सेट ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। जब भी कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, मीन सेट ऑफ अकाउंट्स बनाएगी, तो वहां पे 5 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1, मैं अभी एक्चुअल टर्म्स नहीं लिख रहा, मैं जस्ट क्विकली रिकॉल देने के लिए आपके प्रीवियस नॉलेज को, मैं शायद एक्चुअल टर्म्स ना लिखूं, मैं शायद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इस तरह की टर्म्स में आगे यूज कर लूंगा। लेकिन फिलहाल हम शॉर्ट वे में बात करें, सेट ऑफ अकाउंट्स में पहली चीज बनती है इनकम स्टेटमेंट। सेकंड चीज बन रही होती है आपके पास बैलेंस शीट। थर्ड थिंग आपके पास बन रही होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नंबर फोर्थ आपके पास बन रहे होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और नंबर 5 पे जो चीज बन रही होती है उसे नाम दिया जाता है नोट्स टू द अकाउंट्स, या इसे बोला जाता है डिस्क्लोजर्स। सो देखिए, हमने पहले यह समझा कि कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों करती है, वो हमें समझ में आ गई बात। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाती है, तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मतलब एक कंपनी को अपने सेट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। हर साल के एंड में ये काम करना जरूरी है। सेट ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सेट ऑफ अकाउंट्स में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आती है, जिसे मैंने इनकम स्टेटमेंट लिखा। बैलेंस शीट भी आती है। इसके अलावा चेंजेस इन इक्विटी भी आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, और नोट्स टू द अकाउंट्स भी होता है, जिसे डिस्क्लोजर्स भी कहा जाता है। आप इनके बारे में परेशान नहीं हो कि ये हैं क्या, ये बनते कैसे हैं, यही तो सीखने के लिए हम एफआर पढ़ेंगे, यही तो हम वन बाय वन तमाम चीजें डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास सेट ऑफ अकाउंट्स में बेसिकली 5 एलिमेंट्स हैं। जब भी कभी कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बतानी होती है स्टेक होल्डर्स को, तो स्टेक होल्डर्स या कोई भी शेयर होल्डर्स हो, गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयर्स हो, सप्लायर्स हो, कस्टमर्स हो, कोई भी स्टेक होल्डर हो सकता है, कोई बैंक भी हो सकता है। एक बैंक एक कंपनी का स्टेक होल्डर किस तरीके से होगा,
लेट्स से एक कंपनी को चाहिए लोन, कंपनी गई बैंक के पास, बैंक उसको लोन देने के लिए भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा। तो बैंक भी आपका एक स्टेक होल्डर बन गया, क्योंकि लेट्स से वो आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों मांगेगा? बैंक वाले आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि अगर हमने इस कंपनी बिजनेस को लोन दे दिया, क्या इनके पास एबिलिटी है ये हमारी लोन अमाउंट रीपे कर सके, या लेवल ऑफ लोन के जितना इन्होंने अप्लाई किया है हमें उतना ही देना चाहिए या उससे कम देना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये स्टेक होल्डर मैंने सिर्फ 3 फॉर एग्जांपल लिखे हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स जो कंपनी की एक्टिविटीज की वजह से अफेक्ट हो रहे होते हैं और वो कंपनी की परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होते हैं। आप सप्लायर की बात कर लो, सप्लायर से 99% बिजनेस ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे चल रही होती हैं। आप सप्लायर के पास गए, सप्लायर को बोला कि यार हमें इतना मटेरियल क्रेडिट पे चाहिए और 3 महीने के क्रेडिट पे चाहिए। तो वो सप्लायर जिससे आप ये मटेरियल क्रेडिट पे लेना चाह रहे हैं, वो आपको माल ऐसे नहीं दे देगा। वो देखेगा कि यार आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उस फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। वो आपके सेट ऑफ अकाउंट्स देखेगा और सेट ऑफ अकाउंट्स में ये तमाम चीजें आपकी देखेगा, फिर डिसाइड करेगा कि क्या इसे मुझे डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर मुझे इसको क्रेडिट पे माल देना ही है तो क्या मुझे कितना क्रेडिट अलाउ करना चाहिए, कितना क्रेडिट टर्म अलाउ करना चाहिए, कितने का माल उधार पे देना चाहिए। तो देखें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कंसीडर करने की हैं स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से। और हर एक स्टेक होल्डर का डिफरेंट इंटरेस्ट है और वो उस इंटरेस्ट को लेके हर उस कंपनी की जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, सेट ऑफ अकाउंट्स को देखेगा। और सेट ऑफ अकाउंट्स में ये 5 चीजें बनाना हर कंपनी की जिम्मेदारी है बाय लॉ। एक रजिस्टर्ड कंपनी के, एक रजिस्टर्ड कंपनी बिजनेस के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है बाय लॉ कि वो हर साल के एंड में अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करें। अब सवाल ये उठता है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के जैन टू दिसंबर प्रिपेयर की जाती हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हर कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड लाजमी नहीं कि अंग्रेजी साल के मुताबिक ही हो। जैन टू दिसंबर ये तो इंग्लिश ईयर है जो नॉर्मली फॉलो किया जाता है, लेकिन एक कंपनी के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी ने लेट से डिसाइड किया कि यार हम 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक अपने अकाउंट्स बनाते हैं। एक कंपनी डिसाइड करी कि हम लेट से 1 जुलाई से 30 जून तक के अकाउंट्स बनाएंगे। तो एक कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि वो जैन टू दिसंबर ही ईयर एंड फॉलो करे। अ कंपनी कैन हैव इट्स ओन अकाउंटिंग एंड डेट। तो हर अकाउंटिंग एंड डेट जब बिजनेस की, जब किसी कंपनी की कोई अकाउंटिंग एंड डेट आती है उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। सो होपफुली अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेसिकली है क्या चीज। इस पेपर में हम आगे क्या पढ़ेंगे, इसमें सिलेबस एरियाज हमारे क्या होंगे, एक आइडिया आपको बेसिकली हो चुका होगा अब तक। फर्दर अगर मैं नेक्स्ट मूव करूं, अब बात करते हैं हमारे पेपर फॉर्मेट की। हमने एफआर का बेसिक नॉलेज ले लिया कि एफआर है क्या चीज, इसमें करना क्या है, पढ़ना क्या है। अब जरा बात करते हैं कि इसको पेपर में किस तरीके से हमने इसका सामना करना है। अगर मैं पेपर की बात करूं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बेसिकली आपके पास 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में आपके 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैं इसको एमसीक्यूज नहीं लिख रहा बिकॉज एमसीक्यू से बच्चे का दिमाग बनता है कि सवाल होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे या 2 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक आंसर सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, तो यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन ए में मे बी एमसीक्यू आ जाए, मे बी फिल इन द ब्लैंक आ जाए, मे बी बॉक्स आ जाए, मे बी 2 चॉइसेस आंसर आ जाए, मे बी ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला आ जाए, ड्रॉप एंड ड्रैग का क्वेश्चन आ जाए। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जहां पे एग्जामिन हो रहे होते हैं, तो उसको एमसीक्यूज नहीं कहा जाता, ओटीक्यूज कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन की वर्थ है 2 मार्क्स। तो आपके पास 30 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया। इसके बाद फर्दर हम बात करें सेक्शन बी की, तो यहां पे 3 सिनेरियोज आते हैं। 3 सिनेरियोज का मतलब 3 डिफरेंट एरियाज के क्वेश्चन आएंगे और हर सिनेरियो में 5 क्वेश्चंस होंगे। तो बेसिकली यहां भी 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस बन गए। देखिए मैं रिपीट करूं, सेक्शन बी में 3 सिनेरियोज आएंगे। लेट्स से सिनेरियो 1 आपका IS2 इन्वेंट्री से आ गया, सिनेरियो 2 आपका दूसरे IS से आ गया, सिनेरियो 3 आपका एक और एरिया से आ गया। 3 सिनेरियोज आ गए, हर सिनेरियो के अपने 5 सवाल होंगे। ऊपर वाला जो सेक्शन ए के क्वेश्चन थे ना, वो आइसोलेटेड थे, उनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं था। लेकिन सेक्शन बी में जो मैंने लिखा ना, हर सिनेरियो के 5 सवाल होंगे। तो 3 सिनेरियोज इंटू 5 क्वेश्चन, यानी कि एक सिनेरियो से रिलेटेड उसके 5 क्वेश्चन उसी से रिलेट करते होंगे। फिर सेकंड सिनेरियो आएगा,
उसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस उससे पर्टेन करेंगे। तो इनफैक्ट आपके पास 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस बन गए। तो ये सेक्शन बी भी आपके पास 30 मार्क्स का है। अब बात फर्दर करें अगर सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में बेसिकली आपके पास 2 क्वेश्चंस आते हैं और 2 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन की वर्थ है 20 मार्क्स। तो ये 40 नंबर का सेक्शन सी हो गया। 30 प्लस 30 प्लस 40, तो ये 100 मार्क्स का पेपर इस तरीके से आपका एग्जाम में आता है। अब अगली चीज, एक स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर ये सवाल कहां से आएंगे, नहीं मालूम, कहीं से भी आ सकते हैं, सब पढ़ना पड़ेगा। ये 3 सिनेरियोस कहां से आते हैं? तो भाई ये मैं अगर टेक्स्ट का पेपर मैं पढ़ाता हूं, अगर आप उससे रिलेटेड मुझसे पूछो तो वहां पे तो एग्जामिनर ने खुद बोला हुआ है कि आपके 3 एरियाज स्पेसिफाइड है, हर एक एरिया से 3 एरिया से एक एक सवाल आएगा। तो अगर ये टेक्स्ट का पेपर होता तो मैं आपको बताता कि एक सिनेरियो वैट से आएगा, एक सिनेरियो सीजीटी से आएगा, एक सिनेरियो आपका आईएसटी से आएगा। लेकिन ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं टेक्स्ट का पेपर भी पढ़ाता हूं, तो उसके हिसाब से मैं गाइड कर देता हूं कि भाई ये 3 सिनेरियोज इन 3 एरिया से आएंगे। लेकिन जब F7 की बात होती है, एफआर की बात होती है, ये 3 सिनेरियो कहां से आएंगे हमें नहीं मालूम। एग्जामिनर कहीं से भी उठा के ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इट मींस कि कुछ भी छोड़ने का नहीं है, सब पढ़ने का है। सर ये 2 क्वेश्चंस कहां से आएंगे, मैं एक आइडिया के तौर पे बता देता हूं। आइडिया के तौर पे क्या बता देता हूं कि लेट्स से यार इसमें शायद एक आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हो। फाइनल अकाउंट क्वेश्चन मीन एक सिंगल इन एक जिसे कंपनी अकाउंट्स भी कहते हैं, एक सिंगल कंपनी के अकाउंट्स के बारे में हो। या इसमें मैं लिख सकता हूं कि ग्रुप अकाउंट क्वेश्चन भी हो सकता है। ग्रुप अकाउंट मींस जहां पे पेरेंट्स एंड सब्सिडरीज कंपनीज होती हैं, कंसोलिडेशन जिसे कहा जाता है। लेकिन अब एग्जामिनर कहता है कि भाई मैं जब भी ये क्वेश्चन पूछूंगा तो इसके साथ में रेशियो एनालिसिस जरूर पूछूंगा। रेशियोज एनालिसिस को हम इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मतलब हुआ? अब सिंपल सिंपल सवाल नहीं पूछता एग्जामिनर कि भाई इस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बना दो, बैलेंस शीट बना दो, नहीं। अब थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे बढ़ के सवाल पूछता है, आपने ग्रुप अकाउंट्स का क्वेश्चन है या फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, तो उसके साथ में आपको बोलेगा जरा ये रेशियोज पे डिस्कशन तो करो, कमेंटिंग तो करो, बताओ तो सही, एनालाइज तो करो। तो ये एक अब जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीखना, और इसी की बेस पे आपके सेक्शन सी के मार्क्स आप गेन करोगे, अदरवाइज नहीं। याद रखिएगा, आज की क्लास में ये सुन लो, आज की डिस्कशन में सुन लो कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। जब तक आपको कमेंटिंग नहीं आएगी, आपको एनालिसिस नहीं आएंगे, you cannot do attempt section C questions easily, right? अब एक और स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर वो एक्सेल और वर्ड कहां पे यूज होगा? तो भाई थोड़ी सी टर्म सही कर देता हूं, एक्सेल की बजाय स्प्रेडशीट बोल लो, वर्ड की बजाय वर्ड प्रोसेस बोल लो। उसकी वजह यह है कि नॉर्मल एमएस एक्सेल और वर्ड में तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब एसीसीए के सीबी एग्जाम की बात होती है तो वहां पे वर्ड और एक्सेल का हर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। हाँ, स्क्रीन एक्सेल की तरह दिखती जरूर है, लेकिन उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है बिकॉज वहां पे आपके बहुत कम कम ऑप्शन, फंक्शंस, फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं। जितने आपके पेपर के लिए रिक्वायर्ड है वो वहां पे अवेलेबल होंगे। सो हम इसको स्प्रेडशीट एरिया कहेंगे। और इसी तरीके से जहां पे टाइप करना है, कोई थ्योरेटिकल आंसर करना है, वहां पे आप वर्ड प्रोसेस का नाम देंगे। तो यहां पे बेसिकली ये जो आपको टेक्निक्स हैं कि स्प्रेडशीट के फॉर्मूलाज लगाने आने चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली ये जो 2 क्वेश्चंस है ना, मैं इसको क्वेश्चंस की बजाय मैं इसका एक्चुअल टर्म अब लिख रहा हूं। ये 2 CRQs आते हैं। ऊपर क्या था? OTQs थे। यहां पे मैंने क्या लिखा? CRQs, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का मतलब कि जिस तरीके से आप नॉर्मली मैनुअली अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हो, प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, एक प्रेजेंटेबल वे में आप काम करते हो। अब इसी तरीके से आपको सेक्शन सी के ये 2 क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट करके देने हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसीलिए इसका नाम दिया गया कि आपको स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेस यूज करते हुए, ये अपनी आईटी स्किल्स यूज करते हुए, टेक्निकल स्किल्स यूज करते हुए अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है इन अ गुड मैनर। अच्छा, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है।
मतलब आपने नॉर्मल वे में कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, बेसिक फार्मूलाज लगाने, वो हम सीखेंगे आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके करेंगे आगे। इनफैक्ट सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके हम इसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो डोंट वरी। फर्दर मोर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए अब आपको इस एसीसी स्टडी हब भी है। आप अपने अकाउंट में जाके, जो आपका एसीसी का अकाउंट है, आप उसमें माई एसीसी में जाके आप स्टडी हब को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी आपको बहुत सारा एसीसी की तरफ से मिला हुआ जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो आपके सामने आएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस में, आपके पेपर पास करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम बात कर रहे थे पेपर फॉर्मेट की, तो होपफुली अब आप इस पेपर फॉर्मेट के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो गए कि सेक्शन ए में 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, 30 मार्क का एरिया। सेक्शन बी में 3 सिनेरियोज, हर सिनेरियो के 5 सवाल, यानी कि हर सिनेरियो वर्थ ऑफ 10 मार्क्स। 3 सिनेरियोज हैं तो 30 मार्क्स हो गए। और इसके अलावा सेक्शन सी में 2 कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस आते हैं, 20 नंबर का एक सवाल होता है, 40 नंबर का एरिया यहां से है। तो इस तरीके से आपका ये 100 मार्क्स का पेपर पूरा होता है। और सीआरक्यूज किस किस एरिया से आते हैं, तो मैंने बताया वो किसी भी एरिया से आए, लेकिन उसके साथ रेशियोज वाली चीज अटैच होकर आती है, कमेंटिंग, असेसमेंट, एनालिसिस। ये अब आपको सीखना है। ये आपको एक थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है, एक थोड़ा सा हार्ड टारगेट मिलता है। अब एक्चुअली एग्जामिनर की चाहत क्या है, वो हमें उस ट्रैक पर लेकर आना चाह रहा है जिस ट्रैक पे आप जाके प्रोफेशनल पेपर्स अटेम्प्ट करोगे। वहां पे प्रोफेशनल पेपर्स में कैलकुलेशन बहुत कम होती है। रेदर आपकी कमेंटिंग, आपके एनालिसिस, आपके असेसमेंट्स, ये वहां पे आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं फॉर पासिंग एनी प्रोफेशनल एग्जाम ऑफ एसीसीए। तो इसी वजह से उसने एक चंक यहाँ पे दिया आपको, एक आइडिया देने के लिए कि यार आप ये काम किस तरीके से सीखेंगे, किस तरीके से करेंगे। अब जरा आगे हम बात करते हैं हमारे सिलेबस एरियाज की। तो बेसिकली ये कुछ सिलेबस एरिया है। सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, एंड ऑब्वियसली हर एक ट्यूटर का पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट होता है। सारे लोग सारा कुछ ही पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन शायद सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन अल्टीमेटली पूरा सिलेबस ही कवर हो रहा होता है। अब मैं मजीद जरा आगे बात करूं, मैं अपने पास ये एक आपके एसीसीए की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये सिलेबस एंड स्टडी गाइड। लेट मी जूम इन। इस सिलेबस एंड स्टडी गाइड में आप देख सकते हैं कि ये सिलेबस एंड स्टडी गाइड किन लोगों के लिए है। जो लोग सितंबर 23 से जून 24 तक एग्जाम दे रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज बता दूं, एफआर जैसे पेपर, सिवाय टेक्स्ट के पेपर में, नॉर्मली पेपर्स में ये सिलेबस एरियाज और ये स्टडी गाइड, ये सिर्फ ये डेट चेंज कर देते हैं, एग्जाम सेशन चेंज करते हैं। नॉर्मली इसमें ऐसा कोई चेंज आया नहीं होता। टेक्स्ट का पेपर तो हर 4 अटेम्प्ट्स के बाद, 4 एग्जाम सेशंस के बाद पूरे के पूरे टेक्स्ट रेट्स एंड अलाउंसेस चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली आपके पास एक सिलेबस एंड स्टडी गाइड है। इसमें तमाम चीजें डिटेल से बताई हुई है कि आपके पेपर में क्या क्या चीजें आएगा। देखें, जो भी स्टूडेंट कोई भी पेपर दे रहा होता है, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप एफआर दे रहे हैं तो आप इसी को पढ़ें। आप जब कभी अपनी एससीसी जर्नी में कोई भी पेपर दें, तो बीइंग स्टूडेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव अ लुक एट सिलेबस एंड स्टडी गाइड। और ये एससीसी ग्लोबल की वेबसाइट पे हर पेपर की इंडिविजुअली आपको वहां पे पड़ी हुई होती है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये देखना आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको एक नजर जरूर देख लें कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, क्या क्या नहीं। मैंने कुछ देर पहले एक यहाँ पे रिलेशनल डायग्राम शो की थी, मैंने यहीं से उठाई थी। ये एससीसी वालों ने खुद समझाया हुआ है कि इस एससीसी एफआर का पेपर प्रीवियस किन पेपर से लिंक था और अगले कहाँ पे इसका नॉलेज यूज होगा। और इसके अलावा ये जो भी सिलेबस एरियाज हैं, ये और जो पेपर फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया, जो सिलेबस एरियाज अभी आपको दिखाए, ये सारे के सिलेबस एरियाज भी यहीं पे लिखे हुए हैं कि एसीसी एफआर पास करने के लिए आपको ये वाली चीजें चाहिए। और जो मैंने एक और चीज आपको गाइड की थी कि बेशक वो आपका किसी भी तरह का सेक्शन सी का क्वेश्चन आए, उसके साथ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, रेशियो एनालिसिस तो जरूर 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 आते हैं। और यहाँ पे आपको ये पूरी चीज समझा दी गई कि सिलेबस एरियाज में क्या है। और ये देखो, ये रेशियो वाली चीज हर एक एरिया के साथ लिंक्ड है, यानी कि ये अब आपका मेजर एक पार्ट है जिसपे आपने काफी एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है। बहरहाल ये हम साथ करेंगे, आप अकेले नहीं करेंगे, आप यकीनन साथ पढ़े होंगे। तो ये सारा कुछ गाइड करना, ट्रैक पे लाना, ट्रैक पे चलाना, ये इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको पूरा करूंगा। आगे इन्हीं 5 एरियाज को मजीद ओपन किया हुआ है, ए बी सी डी ई। ये आप ए बी सी डी ई में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी आपके सामने हैं। मैं अगेन आपको कह रहा हूं, मैं इस पे अपना टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं आपको ये एक टास्क दे रहा हूं कि अब आप एफआर अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उसके सिलेबस एंड स्टडी गाइड में आपके लिए क्या क्या है इस पेपर में, वो तमाम चीजें पढ़ना, देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको एक नजर देखिएगा प्लीज।
जो मैंने डिस्कस करनी है चीज़ वो ज़रा मैं अपने सामने ओपन करता हूँ, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। अब ये एक्चुअली सिलेबस एरियाज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इन सिलेबस एरियाज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल भी वहीं पे आपकी एसीसी ग्लोबल की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, वहीं से मैंने डाउनलोड की है। इसका नाम है एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स। ये एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स किन एग्जाम सेशन के लिए हैं, सितंबर से जून 24। देन अगेन ये हर दफा ये डेट चेंज कर देते हैं। इनफैक्ट सिलेबस एरियाज में कोई चेंज नहीं आता, बिकॉज ये टैक्स या एडवांस टैक्स का पेपर नहीं है। हाँ, जहाँ पे कभी मेजर चेंज आता है तो हम उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको अपने लेक्चर्स का पार्ट बना रहे होते हैं। ये कोर्स फुली अपडेटेड है हमारे पास, और इसके अकॉर्डिंगली हम अपना ये सारी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब इन एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स में देखो, मैं आपको इस पे डिस्कशन करने से पहले एक चीज दिखा दूं। यहाँ पे कहीं हमने बात की थी कि एफआर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मेनली काम होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब सेट ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। सेट ऑफ अकाउंट्स ये वाली चीजें होती हैं, इनको बनाने के लिए, सेट ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, क्या जरूरी है, किस तरीके से ये काम चलेगा, उसका आंसर हमें मिलेगा इस फाइल की डिस्कशन में, एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स में। अब मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस बेसिस पे की जा रही होती है, और इस डिस्कशन को फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और यहां पे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अब देखें जरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस बेस पे बनती हैं। तमाम कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं आईएसएस एंड आईएफआरएस के बेस पे। आईएस मींस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस मींस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तानी कंपनीज, इंडियन कंपनीज, मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर की कंपनीज जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं तो वो तमाम कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए आईएसएस और आईएफआरएस को फॉलो करती हैं। आईएएसबी जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, जो वो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देता था वो आईएस के नाम से देता था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन फिर अब जो भी रिसेंटली स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं वो आईएफआरएस के नाम से आ रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जो पुराने आईएससी इशू हो चुके वो हैं अपनी जगह पे, वो खत्म नहीं हुए। लेकिन अब जो नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं वो आईएस के नाम से नहीं आ रहे, बल्कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस के नाम से आ रहे हैं। ये चेंज क्यों किया, इसको भी जरा सुन लें। आईएसबी ने कहा कि हम अपने अकाउंटेंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं सिखा रहे, बल्कि हम अपने अकाउंटेंट्स को रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सिखा रहे हैं कि हाउ टू रिपोर्ट। तो इस वजह से जो प्रीवियसली आईएसएस इशूड थे वो अपनी जगह पे हैं, हमारे कोर्स का पार्ट भी है, हम भी पढ़ेंगे, और कुछ आईएफआरएस भी हमारे कोर्स का पार्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे। अब जो आ रहे हैं स्टैंडर्ड्स, या आज के बाद जो स्टैंडर्ड्स आएंगे वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, बिकॉज आईएसबी कहता है कि हम अपने अकाउंटेंट्स को ये सिखा रहे हैं कि हाउ टू रिपोर्ट। तो हम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पे बात करेंगे। यहां पे हमारे पास एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स की, तो हमने अभी तक ये बात समझ ली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आईएसएस और आईएफआरएस फॉलो किए जाते हैं। तो अब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में क्या सीखेंगे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही दो चीजें सीखेंगे हम। आईएसएस की बात करेंगे और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, आईएफआरएस सीखेंगे। आपने अपने जो प्रीवियस पेपर है जिसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3 कहा जाता है, वहां पे भी कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़े होते हैं, लेकिन वहां पे स्टैंडर्ड्स मेनली नाम से नहीं पढ़े जाते। फॉर एग्जाम्पल, आपने वहां भी नॉन करंट एसेट्स का चैप्टर पढ़ा जिसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहा जाता है। इसकी बेस एक पूरा स्टैंडर्ड है। आपने वहां पे इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ा, शायद इसका नाम से आपने नहीं पढ़ा हो, जिसे IS 38 कहा जाता है। तो ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे हम तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनके नाम के साथ उनकी डिटेल पढ़ेंगे। और यहाँ FR लेवल में एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कोई बैंक रिकंसिलेशन जैसा टॉपिक नहीं है, ना ही कोई कंट्रोल अकाउंट जैसा टॉपिक है। हाँ, वो सब मालूम होना चाहिए, बिकॉज जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप अगर प्रीवियस पेपर पास कर चुके तो उसका पूरा नॉलेज आपके पास होगा। यहाँ पे पैटी एरियाज नहीं है। यहाँ पे आपको कैश बुक नजर नहीं आएगी, पैटी कैश बुक नजर नहीं आएगी, डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट नजर नहीं आएगा। ये तमाम पैटी एरियाज आपके F3 में आप पढ़ के आ चुके होते हो। तो FR में हमारी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट तमाम की तमाम चीजें ISCs और IFRS के साथ ही हो रही होंगी। इसमें इसके अलावा कुछ और पढ़ने का नहीं है।
तो अभी हमारे लिए ये बात आसान हो गई कि एफआर के पेपर में हमने सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं या रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ही पढ़ने हैं। तो इस एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट में ये तमाम के तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आपके सामने हैं जो आपके कोर्स का पार्ट है, और हमारे कोर्स में भी ये तमाम बातें कवर्ड है। यहां पे आगे दो कॉलम्स चल रहे हैं, एक लिखा हुआ है एफआर और एक लिखा हुआ है एसबीआर। यकीनन ये वाला कॉलम हमारे लिए रेलिवेंट है बिकॉज इस एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स में आपके वो तमाम चीजें भी जो एसबीआर जिन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, तो उनके लिए ये वाला कॉलम रेलिवेंट होता है। लेकिन हम बीइंग एफआर स्टूडेंट इस कॉलम में जो जो चीजें हैं, जो जो स्टैंडर्ड्स पे टिक लगा हुआ है, ये सारे हमारे कोर्स का पार्ट है, हम ये तमाम चीजें पढ़ रहे होंगे। मैं वन बाय वन कुछ एक आइडिया देने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स की वन बाय वन डिस्कशन करता हुआ चलता हूं। सबसे पहले है जी IS-1। अब मैं इस भले ये यहाँ पे एसबीआर में भी हैं सारे, लेकिन मैं इसकी डिस्कशन नहीं करूंगा। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होंगे जो सिर्फ एसबीआर में है, F7 में है, एसबीआर में नहीं है, या एसबीआर में F7 में नहीं है, तो हम ये कॉलम हमारे लिए इररेलेवेंट है। सो बेसिकली मैं अपने पास इस कॉलम की बात करूंगा, दैट वुड बी एफआर कॉलम। IS-1 की बात करें, IS-1 का मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हमने बात की कि सेट ऑफ अकाउंट्स में 5 चीजें बनती हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट्स। ये बनाने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। अब ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक कंपनी अपनी अलग तरीके से बनाएगी, दूसरी अलग तरीके से बनाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम कंपनीज का वो फॉर्मेट भी सेम रहेगा बनाने का, क्योंकि तमाम कंपनीज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रही होती हैं, दैट इज IS-1, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर IS-2 डील करता है इन्वेंट्रीज को। इन्वेंट्री वो चीज जो आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, एक नॉर्मली बिजनेस में जो चीज बेचने के लिए रखी हो, उसे इन्वेंट्री कहा जाता है। एक मोबाइल फोन की शॉप पे मोबाइल फोन्स बिकने के लिए पड़े हुए हैं, तो वो इन्वेंट्रीज हैं। एक गाड़ियों के शोरूम पे गाड़ियां बिकने के लिए खड़ी हुई हैं, तो उस शोरूम के लिए वो कार्स इन्वेंट्रीज हैं। हाँ, आप गाड़ी खरीद लोगे, गाड़ी की लाइफ मोर देन 12 मंथ्स है, ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है, आपके लिए शायद ये टेंजिबल नॉन करंट एसिड होगा, आपके लिए तो ये टेंजिबल नॉन करंट एसिड है, लेकिन उस बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचो जिसने ये गाड़ियां ही बेचने के लिए खड़ी की हुई हैं, तो उसके लिए ये इन्वेंट्रीज हैं। इन्वेंट्रीज को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, इनिशियली, सब्सिक्वेंटली, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाए तो क्या करना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या चीज होती है, तो ये तमाम बातें आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ IS-2 इन्वेंट्रीज। अनदर एग्जांपल आई कैन गिव यू कि एक आपके लिए घर एक टेंजिबल नॉन करंट एसिड है, आप इसमें रहते हैं, लाइफ मोर देन 12 मंथ्स है, वगैरह वगैरह जो आपको याद है। लेकिन अगर एक कंस्ट्रक्टर के हिसाब से सोचूं जो घर बना के आगे बेचता है, तो उसके लिए वो घर इन्वेंट्रीज होंगे। तो बेसिकली इन्वेंट्री हर उस एक चीज को कहा जाता है जो एक बिजनेस ने बेचने के लिए रखी होती है। वो शायद इस बिजनेस के लिए तो इन्वेंट्री है, लेकिन शायद सामने वाले के लिए वो नॉन करंट एसेट हो, डिपेंड करता है हर एक चीज पे। फिर पूरे साल कैश की मूवमेंट क्या रही, साल के शुरू में कितना कैश था, जब ईयर एंड हुआ कितना कैश बचा हुआ है, कैश एंड बैंक इनफैक्ट, और ड्यूरिंग द ईयर कैश कहाँ कहाँ इन्वॉल्व रहा, कितना हमने फाइनेंस किया, कहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया, कितना हमने ऑपरेशंस में यूज किया। तो एक पूरी कैश मूवमेंट को दिखाने के लिए एक बिजनेस, एक कंपनी के लिए जरूरी है कि वो अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करे। देखें, बातें वही हैं, बनने सेट ऑफ अकाउंट्स ही हैं, लेकिन उन सेट ऑफ अकाउंट्स को बनाने के लिए डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए एक ही स्टैंडर्ड है, दैट इज IS-7। इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए शायद 15 तरह के स्टैंडर्ड्स यूज हो रहे हों, उनमें से कुछ चीजें बैलेंस शीट में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की बेस पे आ रही हो, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सिंगल वाहिद स्टैंडर्ड है जिसका नाम है IS-7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। बाकी जो सेट ऑफ अकाउंट्स में चीजें आती हैं वो डिफरेंट स्टैंडर्ड से आ रही होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास IS-8 भी एफआर का पार्ट है, आप देख सकते हैं टिक लगा हुआ है, जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं ये चीज डिस्कस की जाती है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं, एरर्स अगर हो गए हैं तो उनको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, रेक्टिफाई किया जाए, अगर रेक्टिफाई या करेक्ट करना है तो किस तरीके से करना है। तो ये तमाम बातें हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, पॉलिसीज एंड एरर्स की। इसके एक एग्जांपल देता हूं एस्टिमेशंस की। एक बिजनेस ने सोचा कि वो अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
स्ट्रेट लाइन मेथड पे कैलकुलेट करे, दैट्स द एस्टिमेशन फॉर दैट कंपनी। दूसरी कंपनी ने सोचा कि वो अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कैलकुलेट करे, दैट्स एन अदर एस्टिमेशन फॉर अनदर कंपनी। सो ये एस्टिमेशंस डिफरेंट तरह के होते हैं, हर बिजनेस अपने अंदाजे लगा रहा होता है। तो ये तमाम बातें हम डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे आईएस 8 में। फिर इसके बाद आईएस 10, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अकाउंटिंग एंड डेट होने के बाद लेट्स से एक बिजनेस अपने अकाउंट्स बनाता है अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक, 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड हो गया। अब जब अकाउंटिंग ईयर एंड होगा उसके बाद तमाम चीजें फाइनलाइज होना शुरू होती हैं, तमाम रिकंसिलिएशन चल रही होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम शुरू हो जाता है। फिर एक टाइम आता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होकर ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है ऑडिटर से, तो ईयर एंड से लेकर इस साइनिंग डेट तक कुछ ऐसे इवेंट्स अराइज हो रहे होते हैं जिनको चेक करना होता है कि क्या इन इवेंट्स के होने का ताल्लुक पिछले साल से है या नहीं। अगर पिछले साल से है तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, अगर इन इवेंट्स के होने का ताल्लुक पिछले साल से नहीं बनता तो इनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। देखिए मैं ऊपर ऊपर से सारी बात कर रहा हूं, ये इनफैक्ट हम सारे अपने इनकी अलग डिस्कशन है, वहां पे जाके सीख रहे होंगे। तो इन इवेंट्स के बारे में डील करने के लिए भी एक अलग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है आईएस 10, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। फिर यकीनन टैक्सेस की बात होती है। हर बिजनेस जो रन किया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मोटिव प्रॉफिट्स होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। और यकीनन जहां पे प्रॉफिट्स आते हैं वहां पे टैक्स भी आता है, उन्हीं प्रॉफिट्स पे टैक्स लगता है। तो इन टैक्सेस को सीखने के लिए, डील करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है आईएस 12 इनकम टैक्सेस। आप रट्टा नहीं मार सकते कि किसका क्या नाम है, जब आप पढ़ लेंगे डिटेल से हर एक चीज डिस्कस कर लेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएंगी। आपको आज के दिन में इनके नाम सुन के, इनके नंबर और नाम सुन के इनको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह आप आगे सीख जाओगे। ये तो हम सबका फेवरेट होता है बिल्कुल। जब से हमने एफडी या एसीसी शुरू किया होता है तो इस पे तो बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी किए होते हैं, तमाम चीजें सीखी होती हैं कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आईएस 16 में हम तमाम चीजें पढ़ रहे होते हैं और आईएस 16 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये आपके टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को डील करता है, राइट। आईएस 19 हमारे एफआर का पार्ट नहीं है तो मैं इसकी डिस्कशन नहीं कर रहा। आईएस 20 की बात करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स की। शुरू में भी मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक कंपनी को शायद पैसे दे, कुछ जगह पे हेल्प करे, सब्सिडीज दे, टैक्स रिबेट्स दे। तो इन तमाम चीजों को डील करने के लिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स को डील करने के लिए, गवर्नमेंट असिस्टेंस को डील करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है आईएस 20। इसके बाद हमारे पास आईएस 21 है, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, जिसे अक्सर लोग फॉरेन करेंसी के नाम, आईएस 21 आए तो नाम माइंड में आता है फॉरेन करेंसी, लेकिन इसका एक्चुअल नेम है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। आजकल का बिजनेस सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं है, हमें ये चीजें इंपोर्ट भी करना पड़ती हैं, एक्सपोर्ट भी करना पड़ती हैं, एंड ऑब्वियसली तमाम चीजें कैश पे तो डील नहीं हो रही होती। 99% बिजनेस ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे चल रही होती हैं। तो उसमें एट टाइम्स ऐसा होता है कि आज आप माल मंगवा रहे हो किसी दूसरे कंट्री से, आपने पेमेंट करनी कुछ टाइम के बाद, तो आज जब माल ऑर्डर किया तो क्या रेट था, एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह आप अपने एसीसी का पेपर बुक करवाते हो तो आपको एक्सचेंज रेट्स देखने पड़ते हैं ना, कि मेरे पीकेआर में कितनी अमाउंट बन रही है, मेरी इंडियन रुपीज में कितनी अमाउंट बन रही है, मेरे बांग्लादेशी रुपीज में कितनी अमाउंट बन रही है। तो ये आप एक्सचेंज रेट्स अप्लाई करते हो। तो इस तरह एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक्सचेंज रेट्स के लिए एक पूरा स्टैंडर्ड की गाइडेंस है जिसको फॉलो किया जाता है, और स्टैंडर्ड नेम है आईएस 21। कोई भी एसेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर आप लोन लो, किसी भी लोन पे आने वाले इंटरेस्ट को इंटरेस्ट तो कहा जाता है, लेकिन जहां पे स्पेसिफिकली एक कंपनी ने कोई स्पेसिफिक एसेट बनाने के लिए लोन लिया या लोन का पैसा किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन में लगा दिया तो इंटरेस्ट तो जब भी आएगा, लेकिन उस इंटरेस्ट को क्या पीएनएल से नॉर्मल इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे माइनस किया जाए, या उस इंटरेस्ट का एसिड की कॉस्ट के साथ लिंक बना दिया जाए, उस इंटरेस्ट को उस एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना दिया जाए। तो ये करना है या नहीं करना, किस तरीके से करना है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, इसके लिए हमारे पास एक अलग स्टैंडर्ड है, बोरविंग कॉस्ट। बोरविंग मतलब होता है लोन, लोन की कॉस्ट। बोरविंग कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, लेकिन ये कैसा इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि जिसके लिए अलग स्टैंडर्ड मौजूद है। तो मैंने आपको गाइडेंस बेसिक दे दी कि जहां पे एक बिजनेस, एक कंपनी कोई स्पेसिफिक एसिड बनाने के लिए लोन लेगी
या किसी लोन अमाउंट को किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन में यूज कर देगी, तो उस लोन के इंटरेस्ट को फिर एक्सपेंस आउट नहीं किया जाएगा, उसको पीएनएल से माइनस नहीं किया जाएगा, उसका रिलेशन बनाया जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ। तो ये काम किस तरीके से करना है, क्या करना है, इसके लिए IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट हम सीखेंगे। IAS 24 हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस वन। IAS 27 एक सिंगल कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाती है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। IAS 28 भी इसी से लिंक्ड है कि अगर आप एक कंपनी हो, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के लेट से 20% से 50% के इन बिटवीन कोई शेयर्स खरीद लिए। लेट्स से मैं एक कंपनी हूं, मैंने आप एक दूसरी कंपनी हो, मैंने आप में 35% इन्वेस्टमेंट कर दी, तो मेरे लिए आप बन जाओगे एसोसिएट कंपनी। अब जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी 50% से कम, 20% से ज्यादा, 50 से कम, तो ऐसी कंपनीज मेरे लिए मेरी एसोसिएटेड कंपनीज बन जाएंगी। एसोसिएटेड कंपनी से मैं प्रॉफिट टेकिंग किस तरीके से करूं, इनके साथ में ट्रांजैक्शन को डील कैसे करूं, ट्रीट कैसे करूं, इस सब के लिए हम सीख रहे होंगे अपने पास IAS 28 नेम्ड एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर जेवीज। फिर आप एक और चीज नोट करो, IAS 32 मैं मार्क कर रहा हूं। IAS 32 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटेशन। आगे एक और है IFRS 7, यहां भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कि इसको डिस्क्लोज किया जाए। देन अगेन IFRS 9 में भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो देखें, एक चीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IAS 32 में भी है, IFRS 7 में भी है, IFRS 9 में भी है। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में एक पूरी डिटेल्ड गाइडेंस हमारे पास है, जो इन 3 स्टैंडर्ड्स में हम जाके सीख रहे होंगे। एक कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। कंपनी ने पूरा साल काम करने के बाद हर जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं, हर शेयर के बदले में जो प्रॉफिट जनरेट किया, उसे कहा जाता है अर्निंग पर शेयर। हर शेयर के बदले में कंपनी की अर्निंग इज अर्निंग पर शेयर। इसके लिए आप एक स्टैंडर्ड पढ़ोगे IAS 33, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर IAS 34 इज नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ F7। IAS 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। आज तक तो हमने सीखा कि एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए डेप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन FR में हम ये सीखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम हो सकती है। उन वजूहात की वजह से एसेट की वैल्यू को कम करना इज टर्म्ड एज इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो इंपेयरमेंट के लिए IAS 36 है। हर कंपनी डिफरेंट तरह के अंदाजे भी लगा रही होती है, बिकॉज जहां पे बिजनेस है वहां पे अंदाजे हैं, प्रोविजंस हैं, एस्टिमेशंस हैं। इन प्रोविजंस को, एस्टिमेशंस को, कंटिजेंट लायबिलिटीज एसेट्स को डील करने के लिए एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हमारे पास है IAS 37 के नाम से। आज जिस तरह आपका नाम आपके लिए एसिड है लेकिन इंटेंजिबल है, आपका NIC आपके लिए एसिड है लेकिन इंटेंजिबल है, भले वो फिजिकली कागज का टुकड़ा एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या ये NIC एक एक्सपायरी डेट के बाद आपके काम आएगा? आंसर इज नो। तो बेसिकली ये कागज का टुकड़ा टेंजिबल नहीं है, इसमें मिला हुआ आपको एक टाइम तक की इजाजत या कोई भी लाइसेंस, वो आपके लिए इंटेंजिबल इन नेचर है। इसी तरीके से एक कंपनी के पास भी मल्टीपल इंटेंजिबल्स होते हैं। कंपनी के लोगोस, कंपनी के नाम, कंपनी का ब्रांड, ये तमाम चीजें कंपनी के लिए इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इनकी अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है IAS 38 गाइड करता है। फिर अगर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग को आपने रेंट पे देने के लिए रखा हुआ है, या आपने आज लैंड और बिल्डिंग लेकर छोड़ दी, बैक ऑफ द माइंड क्या कि यार 10 साल बाद जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसको हम बेच देंगे और बेच के कैपिटल गेन कमाएंगे। तो जब भी किसी लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे देने के लिए रखा हो, या उसको प्राइस एप्रिसिएशन के लिए रखा हो, प्राइस एप्रिसिएशन का मतलब जब वैल्यू का बढ़ जाना और बेच के गेन कमाना, जब इस तरह की इंटेंशंस हो, तो ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कहा जाता है, जो कि IAS 40 के अंदर डील होती हैं। ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग्स भी होती हैं जो आप अपने बिजनेस काम कारोबार में यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम कारोबार में यूज हो रही होती है, वो IAS 40 में नहीं आती, क्योंकि इंटेंशन वहां पे चेंज है। वहां पे यू आर यूजिंग एनी लैंड एंड बिल्डिंग इन योर बिजनेस, that would be the part and parcel of IAS 16 property plant and equipment, but any
लैंड एंड बिल्डिंग विच इज हेल्ड फॉर प्राइस एप्रिसिएशन और फॉर अर्निंग रेंटल्स, तो यहां पे इंटेंशन क्या है, या तो रेंट पे देके पैसा कमाना है, रेंट कमाना है, या तो फ्यूचर में इसको बेच के पैसा कमाना है। तो जहां पे इंटेंशन चेंज होगी वहां पे इसकी डीलिंग, इसकी अकाउंटिंग भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग आपके आईएस 40 का पार्ट बन जाएंगी। मल्टीपल बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल मिचल्स जैम एंड जेली, ओल्पर्स, नेस्ले, ये बहुत सारे बिजनेसेस हैं, इनकी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं। अब ऐसे बिजनेसेस जिनकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि वो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती बाड़ी नहीं आती, बल्कि इसमें एनिमल फार्म्स भी आते हैं, वेजी फार्म्स भी आते हैं, ये तमाम चीजें आईएस 41 में जाके हम इसकी अकाउंटिंग सीखते हैं कि भाई अगर एक बफेलो ने बच्चा दिया तो उसकी अकाउंटिंग कैसी होती है, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। अगर आपके पास एग्स हैं, तो जब हेंस एग्स ले कर रही हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, जब वो मार्केट में बिकने जाएंगे तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीज हैं, ट्रीज पे लगे फ्रूट्स हैं, तो उन फ्रूट्स की भी अकाउंटिंग होती है, क्योंकि ये अब कंपनी है भाई, कंपनी के ट्रीज हैं, कंपनी के फ्रूट्स हैं। तो इस तरह की तमाम बातें हम जाके सीख रहे होते हैं एग्रीकल्चर के आईएएस में, जिसका नाम है आईएएस 41। फिर आईएफआरएस 1 इज नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ एफआर, आईएफआरएस 2 नहीं है हमारे पास। यस, आईएफआरएस 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर लिए, लेट्स से 70%, मोर देन 50%, 60%, 55%, 80%, 100%, तो ये कंपनीज में एक रिलेशन कायम हो जाता है जिसे पेरेंट और सब्सिडरी कहा जाता है। तो आईएफआरएस 3 हमें बेसिकली बताता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशंस के वक्त क्या ट्रीटमेंट करनी है, किस तरीके से चीजों को अकाउंट फॉर करना है। दैट इज we do study according to the guidance of the IFRS 3 business combinations। फिर लेट्स से एक कंपनी के पास एक एसिड है, कंपनी ने वो एसिड 10-12 साल यूज किया, 5-6 साल यूज किया, अब उस एसिड को कंपनी ने बेचने के लिए रख दिया। जब तक वो यूज हो रहा था एसिड, लेट्स से वो आईएस 16 का पार्ट था, क्योंकि कोई भी नॉन करंट एसिड जब बिजनेस एक्टिविटीज में यूज होता है वो आईएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डील होता है। बट अब इंटेंशन चेंज हो गई है, अब उसको बेचने की नीयत कर ली है, तो अब वो आईएस 16 के स्कोप से निकल के आईएफआरएस 5 के स्कोप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी इंटेंशन चेंज हो चुकी है। नाउ यू आर गोइंग टू डिस्पोज द नॉन करंट एसिड, तो नॉन करंट एसिड हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, तो इस तरह के जब तक बिक नहीं जाता तब तक वो आईएफआरएस 5 के स्कोप में पड़ा रहेगा, और जब बिक जाएगा तो बिकने की अकाउंटिंग डिफरेंट होती है। डिस्पोजल प्रोसीड को हम कंपेयर करते हैं कि इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, गेन हुआ या लॉस, वो बात की ट्रीटमेंट है। एसिड यूज हो रहा था, आईएस 16 में था, एसिड को बिजनेस में यूज करना बंद किया, बेचने की नियत की, आईएफआरएस 5 में आ गया, और जब बेचा तो फिर उसका गेन या लॉस निकाल लिया जाता है। आईएफआरएस 8 इज नॉट इन एफआर सिलेबस। आईएफआरएस 10 और आईएफआरएस 3 दोनों आपस में लिंक्ड हैं। जब बिजनेस कंबाइन हुए थे, बिजनेस कॉम्बिनेशन के वक्त आईएफआरएस 3 लगा दिया, अब दोनों बिजनेसेस मिलके काम कर रहे हैं, तो इनकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, ग्रुप अकाउंट्स बनेंगे, पेरेंट सब्सिडरी के कंबाइंड ज्वाइंट अकाउंट्स बनेंगे। तो ये जो अकाउंट्स बनते हैं इसकी गाइडेंस हमें देते हैं आईएफआरएस 10, जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई रिपीट, जब दो बिजनेस मिल रहे हैं उस वक्त लगता है आईएफआरएस 3, बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग होती है। अब जब दोनों बिजनेसेस मिल गए, उन्होंने मिलकर कुछ अरसा काम कर लिया, ईयर एंड आ गया, अब दोनों की कंबाइंड रिजल्ट्स रिपोर्ट होंगे, तो वो कंबाइंड रिजल्ट्स जो रिपोर्ट होने हैं उसके लिए आईएफआरएस 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉलो किया जाता है। इस आईएफआरएस 10 की बेस पे, गाइडेंस की बेस पे हम अपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। IFRS 11 इज नॉट देयर, IFRS 12 भी नहीं है। यस, IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि एक एसिड जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होना है, एसिड की वैल्यू क्या रिपोर्ट की जाए, क्या उतनी वैल्यू रिपोर्ट की जाए जितना हमने इनिशियली इसको खरीदा था जितने का, या कुछ और वैल्यू। तो देखो भाई, कोई भी एसिड बैलेंस शीट में ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड नहीं होना चाहिए। ओवर स्टेटेड का मतलब ना ज्यादा वैल्यू पे रिकॉर्ड हो, अंडर स्टेटेड का मतलब ना कम वैल्यू पे रिकॉर्ड हो। एक एसिड को अपनी बैलेंस शीट में एक्चुअल वैल्यू पे रिकॉर्ड होना चाहिए, एक्चुअल मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होना चाहिए। तो एसिड्स की या किसी भी चीजों की, लायबिलिटीज की
हम जो वैल्यूज फाइंड करते हैं वो IFRS 13 के अकॉर्डिंगली फाइंड करते हैं। फेयर वैल्यू मेजरमेंट हमें सिखाता है कि आप इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं, लेवल 1 इनपुट, लेवल 2 इनपुट, लेवल 3 इनपुट। तो किसी भी एसिड की वैल्यू को लेट से फाइंड करने के लिए हमें IFRS 13 की गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम उस एसिड की एक्चुअल फेयर वैल्यू निकालें और उसको अपने फाइनेंशियल्स का पार्ट बनाएं। IFRS 15, yes, it's there at FR। पुराने वक्तों में दो स्टैंडर्ड्स होते थे, एक का नाम था IS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और एक का नाम था IS 18 रेवेन्यू। आज आके ये दोनों रेवेन्यूज को डील करते थे। IS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रेवेन्यूज की बात करता था और IS 18 अदर एक्टिविटीज से रेवेन्यू की बात करता था। ISB ने बोला कि यार अब दोनों खत्म कर दिए हमने, अब उसकी जगह IFRS 15 यूज करो और इसके मुताबिक आप अपना रेवेन्यू फाइंड करो, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। उन दो ISs को, IS 11, IS 18, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया IFRS 15 ने, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सीखेंगे कि एक बिजनेस अपना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रेवेन्यू हो या अदर एक्टिविटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड रेवेन्यू हो, अपना रेवेन्यू किस तरीके से फाइंड करे, अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करे, ये तमाम गाइडेंस हमें देती है IFRS 15। लीजेस, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर एसिड अपना खरीद के यूज करें। कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो शायद हम लीज पे ले रहे हो, रेंट पे ले रहे हो, शॉर्ट टर्म लीज पे ले रहे हो या लॉन्ग टर्म लीज पे ले रहे हो, ऑपरेटिंग लीज पे ले रहे हो, फाइनेंस लीज पे ले रहे हो। तो अब लीजेस की अकाउंटिंग हम सीखते हैं IFRS 16 में। पहले लीजेस की अकाउंटिंग, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, नॉट फॉर योर कंसर्न बट जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। पहले लीजेस के लिए पुराने के स्टैंडर्ड था जिसका नाम था IS 17, लेकिन IS 17 को रिप्लेस कर दिया। IS 17 का नाम भी लीजेस था, लेकिन अब IS 17 की अकाउंटिंग को रिप्लेस कर दिया IFRS 16 ने। अब जो भी लीज अरेंजमेंट्स होते हैं इसके अकाउंटिंग के लिए हम IFRS 16 यूज करते हैं। तमाम कंपनीज जो पहले IS 17 यूज करती थी वो भी अब इस पे स्विच होके आ चुकी हैं। अब लीजेस की अकाउंटिंग IFRS 16 में होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देख सकते हैं कि IFRS फॉर SMEs ये कोर्स का पार्ट नहीं है। यस, अदर स्टेटमेंट्स में ये कुछ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये हमारे कोर्स का पार्ट है। ऑब्वियसली हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे कि ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वगैरह क्या चीजें हैं, कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये इनके बारे में पढ़ना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये भी आपके एग्जाम में सेक्शन ए में, सेक्शन बी में कहीं ना कहीं इसकी रेलिवेंसी आ रही होती है, पूछा जा रहा होता है। तो आज की इस डिस्कशन में हमने बेसिकली ये सीख लिया कि FR को पास करने के लिए जितनी भी लिस्ट है वो तमाम की तमाम लिस्ट इज ISs एंड IFRSs। हमारी जीत उसी वक्त होगी जब ये स्टैंडर्ड्स हमारी ग्रिप में होंगे। और यहाँ पे हम इस कोर्स में अलग अलग स्टैंडर्ड को पढ़ते जाएंगे, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसके किट के क्वेश्चन साथ साथ करते चले जाएंगे। प्लस उसके बाद कुछ एग्जाम क्वेश्चंस होंगे, पास पेपर क्वेश्चंस होंगे जो मैनुअली भी सॉल्व होंगे, और इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड जो टेक्निक्स हैं उस पे भी आपके ACCA के जो CBE क्वेश्चंस हैं वहां पे जाके भी कुछ क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को सॉल्व करना है, वहां पे क्वेश्चन किस तरीके से सेक्शन सी के आपने अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा हमारे पास MCQs की भी डिस्कशन होगी, तमाम चीजें डिफरेंट एरियाज के MCQs, पास पेपर MCQs वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें आप आगे जाके इंशाल्लाह इस कोर्स में पढ़ रहे होगे। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप छोड़ोगे या आपको बोला जाएगा कि आप ये स्किप कर दो, ऐसा नहीं है। इसमें आप पूरे का पूरा पढ़ के जाओगे, बिकॉज देखो FR में कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं है कि सवाल कहां से आएगा, कहीं से भी आ सकता है। अब उस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए इंटायर नॉलेज हमें चाहिए, जिस नॉलेज के बेस पे हम उस क्वेश्चन को इजीली इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर सकें। तो मैं अपनी डिस्कशन यहीं पे रखता हूं, यहीं पे एंड करता हूं। अब जैसे जैसे आपके ये लेक्चर्स पोर्टल पे जिस सीक्वेंस पे अवेलेबल है, आप उसी सीक्वेंस में इनको पढ़ते चले जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, और इस तरीके से हमारे सिलेबस विद प्रैक्टिस एंड ऑल दैट कवर होता जाएगा। In case of any question query, you may write in the WhatsApp group or you can contact me in person. मेरा contact number मैं लिख देता हूँ, +923222378731 आप इस नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आप यू आर एडेड इन द WhatsApp ग्रुप, तो आप वहाँ पे भी अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। आई रिपीट माई नंबर +923223787312। तो
आई एम वेरी मच होपफुल कि आज की इस डिस्कशन में आपका दिमाग क्लियर हो गया होगा कि एफआर में क्या पढ़ना है, एफआर है क्या चीज, पेपर फॉर्मेट क्या है, पेपर को पढ़ने के लिए क्या चीजें पता होना जरूरी है, स्टैंडर्ड्स क्या चीज़ है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, हमने इन्हीं के बेस पे पूरे का पूरा सिलेबस कंटेंट को कवर अप करना है। तो होपफुली अब आप इन सारी चीज़ों से फ़ैमिलियर हो चुके होंगे। अ, मिलते हैं नेक्स्ट में इंशाल्लाह। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो अगेन आप पूछ सकते हैं, डोंट वरी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।